गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 5 का पेज नंबर 62। ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी में निकाल लीजिए। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो रमेश नाम का युवक था वो क्या था, मोहन की ही जाति का था। ठीक है, वो उसको आगे की शिक्षा देने के लिए अपने साथ लखनऊ ले गया था। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। है ना। वो उसको लखनऊ ले गया था, लेकिन लखनऊ जाके उसने क्या किया, उसको पढ़ाई कराने की बजाय उसने घर के काम करवाना शुरू कर दिया। पढ़ाई बस वो स्कूल में भेजता था, लेकिन वो मोहन क्या था, दिन भर अपने उनके घरेलू कामों में ही व्यस्त रहता था। यहाँ तक कि उसको छुट्टियों में भी अपने घर पे आने नहीं देता था। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि 8वीं कक्षा की उसने पढ़ाई समाप्त कर ली। छुट्टियां पड़ी तो मोहन एक बार अपने गांव आ गया। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा, गांव आ गया, फिर वापस वहीं से वो लखनऊ चला गया, तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। जब उसने आगे की पढ़ाई की बात की, मैं 8वीं से आगे पढ़ाई करूंगा, तो क्या हुआ, उस रमेश के परिवार के जो सभी लोग थे वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे कि रमेश 8वीं से आगे की पढ़ाई करे। ठीक है, बात घूम फिर कर, बात को कैसे भी मोहन घुमा रहा था, कैसे भी उनसे पढ़ाई करवाना चाह रहा था, कई उदाहरण देकर उनको समझाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी बात घूम फिर कर क्या होती थी, जिस ओर से उठती वह उसी मुद्दे पर खत्म हो जाती कि आगे की पढ़ाई बेकार है। और क्या बोल रहे हैं वो कि हजारों लाखों जो लोग हैं वो बीए एमए कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको रोजगार नहीं मिलता है और वो मारे मारे इधर से उधर फिरते रहते हैं। तो पढ़ाई करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। ठीक है, यदि हम बीए एमए पोस्ट ग्रेजुएट तक अच्छी पढ़ाई कर ले, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी हम रोजगार के लिए मारे मारे घूमते फिरे, तो उससे बढ़िया है कि कोई हाथ का काम सीख लिया जाए। ठीक है, रमेश ने क्या किया, फिर अपने किसी परिचित के प्रभाव से, अपने किसी उसकी जानकारी थी, उसकी जानकारी से उसने मोहन को एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। ठीक है, अब मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। मोहन की दिनचर्या जैसे पहले थी वैसे ही थी। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। पहले उसे अपनी तकनीकी स्कूल में जाना पड़ता और फिर घर के काम करता, यही उसकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और धीरे धीरे ऐसा करते करते 1.5-2 साल भी खत्म हो गए और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। ठीक है, अब वो किसी काम की तलाश में, ठीक है, रोजगार प्राप्त करने के लिए कारखानों में और फैक्ट्रियों में चक्कर लगाने पड़ा। क्यों लगाना पड़ा मोहन को फैक्ट्रियों और कारखानों में? किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में या किसी शिक्षा से संबंधित किसी स्कूल में, कॉलेज में क्यों नहीं लगाया उसने चक्कर, बताओ? क्योंकि मैं मुझे पढ़ाई करनी नहीं थी। क्योंकि उसकी पढ़ाई क्योंकि इसकी पढ़ाई रुक गई थी मैम। उसकी पढ़ाई रुक गई थी और उसने क्या कर लिया था, और क्या किया था उसने, तकनीकी काम सीख लिया था। ठीक है, तकनीक, तो तकनीक जो मशीन से संबंधित जो काम होते हैं वो कहाँ होते हैं, या तो फैक्ट्रियों में या फिर कारखानों में। ठीक है, इसलिए वो क्या करने लगा, फैक्ट्रियों और कारखानों में चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से, और वंशीधर को इस बात का पता ही नहीं, पता तो चला लेकिन अभी पता नहीं। और वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो बड़ी खुशी के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत, उसकी पढ़ाई की बातें बताने लगते कि मेरा बेटा लखनऊ में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है और वहां से वो बड़ा अफसर बनकर ही लौटेगा। और मन ही मन उनको विश्वास था और उनको अपने मन पे मतलब पूरा विश्वास था मोहन पर। क्या विश्वास था? कि वो एक दिन बड़ा अफसर बनकर वापस घर पे लौटेगा। उसे रमेश की धोखेबाजी का बिल्कुल भी पता नहीं था और फिर मोहन ने भी नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था मोहन ने? हमने पहले पढ़ा है, बताओ। मोहन ने रमेश, हाँ बोलो। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पिता और ज्यादा दुखी हो, मतलब वो पहले से ही।
बिल्कुल सही, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पिता दुखी हो। रमेश की धोखेबाजी के बारे में जानकर उसके पिता दुखी हो, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ठीक है, फिर लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ, लेकिन जब उनको सच्चाई पता चली, तब क्या हुआ? तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। रमेश के धोखे के बारे में जब उनको पता चला तो गहरा दुख तो हुआ ही हुआ, लेकिन फिर भी उनमें इतना साहस नहीं था कि जो उनका सपना टूट गया है, ठीक है, उसके बारे में किसी दूसरे को वो बता सके। क्योंकि जब से मोहन लखनऊ गया था तब से वो हमेशा मोहन की पढ़ाई की बातें करते और यही करते कि मेरा बेटा होशियार है और वो बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। ठीक है, सबसे वो यही बातें कहती, लेकिन जब उनका सपना टूट गया, उनके सारे अरमान बिखर गए, तो उनमें इतना साहस ही नहीं हुआ कि वो इस बात की चर्चा किसी और से करते। ठीक है, अब धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। धनराम जो उनका दोस्त था, उसने पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है, सरकारी सचिवालय में उसकी नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। उन्होंने क्या किया? झूठ बोला। लेकिन झूठ बोलने से पहले उन्होंने क्या किया? घास का एक तिनका खोदकर अपने मुंह में डाल लिया। तो धर्मशास्त्र के अनुसार क्या होता है? पुरोहिताई का काम करते थे, धर्म अधर्म का इनको पूरा पता था। उनको पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे झूठ बोलने से पाप ना लगे, इसलिए क्या किया? धर्मशास्त्र में बताया गया है कि जब भी आप झूठ बोलो तो मुंह में घास का तिनका दबा लोगे तो आप उस पाप से बच जाओगे। ठीक है, तो ये धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, तो उन्होंने झूठ बोलने से पहले क्या किया? घास का तिनका अपने मुंह में दबा लिया। और उन्होंने क्या झूठ बोला धनराम से, बताओ? नियुक्ति हो गई है उसकी और भी बाद में परीक्षा देने के बाद वो बड़े पद पे आ जाएगा। बड़े पद पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने झूठ, अच्छा झूठ क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उन्होंने पहले सबको बोला था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ लिख के बड़ा इंसान बन गया है। हाँ, और फिर उनमें बताने, और फिर बाद में सच बताया नहीं जा रहा था। सच उनसे बताने का साहस उनके अंदर, अब जब उन्हें सच पता चला तो उनके सपने सारे टूट गए। हाँ, उनके सारे सपने टूट गए। ठीक है, इसलिए झूठ बोलने के कारण उसे अपने मुंह में तिनका दबाया। लेकिन ऐसा हम लोगों को नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम झूठ पे झूठ बोलते जाए, घास का तिनका मुंह में दबा ले। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ इनकी बात है। आगे कह रहे हैं कि धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ठीक है, जो धनराम था, जो मोहन का दोस्त था, उसको तो पता था, क्योंकि तो बचपन से जानता था कि मोहन होशियार है और मास्टर त्रिलोकीनाथ ने भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई ये बड़ा अफसर बनेगा। तो धनराम को इस बात पर पूरा विश्वास था और ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। ठीक है, धनराम को तो यकीन हो गया था कि भाई हाँ, मोहन जो है सरकारी विभाग में लग गया है और बड़ा अफसर बनकर लौटेगा, ये विश्वास हो गया। और बाद में वंशीधर ने क्या संतोष किया कि भाई चलो, मैंने झूठ तो बोला है, लेकिन मैंने धर्मशास्त्र के अनुसार मुंह में घास का तिनका दबा लिया है, इसलिए झूठ बोलने के पाप से मैं बच गया। इस प्रकार वो संतुष्ट होकर आगे चल दिए। ठीक है, धनराम के शब्द, धनराम ने वंशीधर से बोला, क्या बोला था कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। यहाँ पर धनराम ने मोहन के पिता से कहा कि जो मोहन लला, जब उन्होंने कहा, जब धनराम से वंशीधर ने कहा कि भाई वो बड़ा अफसर बनकर लौटेगा, अपने विभाग की और परीक्षाएं देगा और बड़ा अफसर बनकर लौट जाएगा, तब धनराम ने कहा था कि मोहन लला क्या थे? बचपन से ही बुद्धिमान थे। ठीक है, बुद्धिमान थे। तो जो ये शब्द थे वो मोहन के पिता को अंदर बहुत देर तक चुभते रहे। क्यों चुभते रहे? क्योंकि उसको पता था कि मेरा बेटा बुद्धिमान था, मैंने उसको बड़ा अफसर बनाने के लिए अपनी बिरादरी के भाई पर विश्वास किया, उसके साथ लखनऊ भेजा, लेकिन उसी ने मेरे साथ धोखेबाजी कर ली। ठीक है, और मोहन का बुद्धिमान होना कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बन सकता था,
लेकिन उसके कारण नहीं बना। तो ये जो सारी बातें सोच सोच कर वो अंदर से बहुत दुखी होते रहे। और धनराम के जो ये शब्द थे कि मोहन लला जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, वो उनको अंदर तक कचोटते रहे, चुभते रहे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम। अगला है अपना यहाँ से कि त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। ये बातें वो सारी मतलब याद कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, जब वो दोनों आपस में मिले थे उसके ऑफर पर, तो क्या हुआ, दोनों अपने त्रिलोक सिंह मास्टर की बातें करते रहे और अपने जीवन के कई प्रसंगों जो कि उनके जीवन में घटित हुए थे उन घटनाओं को याद करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसवे के फाल को, धनराम ने क्या किया, मोहन का जो हंसवा था उसके आगे की जो वो लोहे का जो था जिसे खोदते हैं, फाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बेच से उससे लकड़ी से निकाला और भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गड़ दी और बहुत मन से उसकी धार लगा दी, उसको बहुत तेज कर दिया। ठीक है, गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। गर्म लोहे को क्या करते हैं, फिर वो हवा में ठंडा रखने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि उसमें काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपने भूल चूक के लिए माफी मांगी हो, उसे वापस लौटाया और मन ही मन उनसे माफी मांगी कि कहीं मुझसे कोई जो भी गलती होगी उसको माफ करना। ठीक है, बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। धनराम यहाँ पर मोहन को कह रहा है कि पंडित जी के तो पास इतना काम है कि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, अगर वो किसी के हाथ पहले भिजवा देते तो मैं खुद इसको धार लगाकर उनके पास भिजवा देता। ठीक है, मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसवे को हाथ में लेकर फिर भी वह वहीं पर ही बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही ना हो। ठीक है, वो वहीं पर मोहन की क्या था, क्या सोच रहा था कि मैं यहीं पर बैठकर धनराम के काम को वो देखना चाहता था और देखना चाहता था। ठीक है, और वैसे क्या था कि सामान्य तौर पर जो ब्राह्मण टोले के लोग जो होते थे वो शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। यानी कि ब्राह्मण टोले के जो प्रतिष्ठित परिवार के लोग होते थे, जो उच्च जाति के लोग होते थे, ब्राह्मण जैसे, वो क्या करते थे, इन मजदूरों के टोले में उनका उठना बैठना वर्जित था, वो वहां पर उठते बैठते नहीं थे। ठीक है, किसी काम काज के सिलसिले में यदि उन्हें वहां पर आना भी जाना भी पड़ा तो सिर्फ वो खड़े खड़े बातचीत कर लेते थे। ठीक है, यदि मान लो उनसे कोई काम करवाना होता था और यदि ब्राह्मण परिवार के लोगों को वहां पर जाना भी पड़ता था तो वहां पर वो उठकर या बैठते नहीं थे, बस खड़े खड़े अपनी फटाफट से बातचीत खत्म कर लेते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, और यदि शिल्पकार टोले से कोई कह दे ब्राह्मण को भाई आप बैठिए, इस काम में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है ना, ये भी उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत था, तो कोई ये भी नहीं कह सकता था कि आप बैठिए। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। पिछले कुछ साल से मोहन कहाँ था, लखनऊ शहर में था, लेकिन इस गांव की जो भी मान्यताएं थी, जो भी परंपराएं थी, वो सबको जानता था। ये नहीं कि शहर जाकर वो भूल गया था, ये भी ब्राह्मण का ही बेटा था, ठीक है ना, लेकिन अभी वो शिल्पकार टोले में बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं था कि उसको ये सब पता नहीं था, पर धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था। धनराम को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये मेरी दुकान पर बैठा कैसे है, इसका तो यहाँ बैठना उचित ही नहीं है, ये बैठ ही नहीं सकता, ये तो प्रतिष्ठित परिवार का युवक है, ठीक है, और मैं लोहार हूँ, तो इसका बैठना यहाँ पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। वो मन ही मन सोच रहा था, लेकिन प्रकट रूप में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उसको कुछ कहा नहीं और वो अपने काम में लगा रहा। ठीक है, काम क्या कर रहा था वो कि लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में बोलने की कोशिश कर रहा था। मोटी छड़ था, उसको भट्टी में पिघलाकर उसको गोल बनाना चाह रहा था, एक हाथ से संडासी पकड़कर, जिससे कि गरम ना लगे। ठीक है, जब वह दूसरे हाथ से हथौड़ी की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। इसका मतलब क्या है कि धनराम उस छड़ को गोल आकार देना चाह रहा था, बहुत कोशिश करने के बावजूद उसकी गोलाई, उस छड़ की गोलाई नहीं बैठ पा रही थी। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि मोहन कुछ देर तक उसको देखता रहा कि कैसे उसको गोलाई दे रहा, गोलाई क्यों नहीं बैठ पा रही, और जैसे अपना संकोच त्याग कर
उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन ने फिर क्या किया, धनराम से उस छड़ की गोलाई नहीं बैठ पा रही थी और मोहन उसको देख रहा था। मोहन ने अचानक से बिना किसी संकोच के अपनी झिझक सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, ब्राह्मण के बेटे को लोहार का काम करना बिल्कुल भी उचित नहीं था उस समय की मान्यताओं और उस समय की परंपराओं के अनुसार। लेकिन जब मोहन से उस छड़ की गोलाई नहीं बैठ रही थी तो उसने क्या किया, अचानक से उसके हाथ में वो छड़ ले ली और उसको बड़ी नपी तुली चोट मार कर, जैसे कि अभ्यस्त हाथों से, मतलब जैसे उसको इस काम का बहुत अनुभव हो क्योंकि उसने तकनीकी काम किया हुआ था। ठीक है, तो जैसे उसको बहुत अभ्यस्त, और उसने उसको बिल्कुल जैसे उसकी गोलाई उसको देनी थी वो की वो गोलाई मोहन ने उस छड़ को दे डाली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इन सारी लाइनों का मतलब यही है। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि मोहन का जो ये हस्तक्षेप था, मोहन का जो ये काम में अचानक से, मतलब धनराम की छड़ को पकड़कर खुद गोलाई दे डालना, ये जो हस्तक्षेप था ये इतनी फुर्ती और अचानक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला, धनराम को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। उसने उतनी फुर्ती से और अचानक से वो काम कर दिया और वो अवाक मोहन की ओर देखता रहा। वो आश्चर्यचकित होकर मोहन की ओर देखता रहा कि ये तो पढ़ने के लिए लखनऊ गया था, इसके हाथों में इतना अनुभव कहाँ आ गया, ये इसको इस काम की इतनी जानकारी कैसे हो गई कि मैं बचपन से लोहार का काम करता आ रहा हूँ, मुझसे इस छड़ की गोलाई नहीं बैठी और इसने फटाफट से अचानक से इसको मोड़ दिया। ये बात सोचकर जो धनराम था वो बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था। ठीक है, उसे मोहन, और फिर क्या था, उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ। कारीगर पर उसको आश्चर्य तो हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। मतलब जो पुरोहित खानदान का युवक था, ठीक है, वो क्या किया, इस तरह का उसने लोहार का काम किया, उसके काम में हाथ डाला, उसकी भट्टी पर बैठा। ठीक है, और ये काम, मतलब उसने उसकी दुकान पर आकर ये काम किया। इस बात से ज्यादा आश्चर्य हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि पुरोहित खानदान के जो लोग होते थे, बच्चे होते थे, बेटे होते थे, वो वहां पर आकर बैठ भी नहीं सकते थे, लेकिन वो बहुत देर तक बैठा रहा और इस काम को उसने कर दिया। और वो धनराम जो था शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा, संदेह की दृष्टि से वो चारों तरफ देखने लगा। अब धनराम के संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। धनराम को जो संकोच हो रहा था, जो उसको असमंजस हो रहा था, जो उससे धर्म संकट था, इन सब बातों से मोहन को, यानी कि इन सब बातों का मोहन को कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, वो तो बड़े आराम से, संतुष्ट भाव से अपने उस छड़ की गोलाई की जांच कर रहा था कि गोलाई ठीक तरह से बैठी या नहीं। उसको धनराम के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ये आश्चर्य कर रहा है, ये इसको संकोच हो रहा है, या असमंजस में हो रहा है, इसके सामने धर्म संकट आ गया है, कहीं दूसरे लोग इसे कुछ कह ना दे। इन सब बातों से वो बेखबर था और बहुत ही संतुष्ट भाव से सिर्फ अपनी गोलाई को जांच रहा था। त्रुटि मतलब जिसमें कुछ गलती तो ना हो गई हो। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसने धनराम की ओर देखा और उसे स्वीकार करवाना चाहता था कि मैंने बिल्कुल सही काम किया है, तुम इसकी स्वीकृति दो, क्योंकि तुम लोहार हो, बचपन से तुम ये काम करते आ रहे हो। तो वो उसकी स्वीकृति चाहता था कि मैंने गोलाई ढंग से बैठाई या नहीं बैठाई। ठीक है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, उसकी आंखों में एक कुशल कारीगरी की जो प्रसन्नता है, उसकी चमक उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी, जिसमें न स्पर्धा थी, जिसमें धनराम से कोई होड़ नहीं थी, कोई प्रतियोगिता नहीं थी, न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था, और ना ही उसके मन में धनराम के प्रति किसी हारने या जीतने का भाव था। यानी कि यहाँ पर इस पद में क्या बताया गया है कि ब्राह्मण वर्ग के लड़के का, ठीक है, लोहारी का काम स्वीकार कर लेना,
ये बहुत ही साहसपूर्ण कार्य था उस समय में, ठीक है ना। मोहन ने क्या किया, उस लोहार के काम को स्वीकार कर लिया कि अब मैं भी यही काम करूंगा, क्योंकि उसने उस काम में उसको अनुभव हो गया था, तकनीकी काम किया हुआ था, तो उसने फिर सीख लिया, सोच लिया कि मुझे लोहारी का काम ही करना है। तो इसका जो ये काम था वो बहुत ही साहसपूर्ण कार्य था। उस समय एक प्रतिष्ठित परिवार या उच्च जाति के वर्ग का ये काम करना बिल्कुल असंभव था, लेकिन उसने एक कुशल कारीगरी प्राप्त करके ये काम उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? मैम कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी आपको, ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, कल मतलब लाइव क्लास नहीं लूंगी, आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, बाय सबको। थैंक यू मैम।